अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली से बल्दियाती हुकूमत के कवानीन में जो तरामीम की हैं उस पर सूबाई सियासत में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीपल्स पार्टी MQM पर और MQM पीपल्स पार्टी पर लिसानी तफरीक का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ समेत MQM जमात इस्लामी पाक सरज़मीन पार्टी समेत दीगर जमातें नए बल्दियाती कानून के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, एहतजाज कर रही हैं और वाज़े कर रही हैं कि किसी सूरत इस कानून को मौजूदा हालत में चलने नहीं देंगे, अदालतों से रुजू करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस कानून के जरिए बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों के इख्तियारात छीन लिए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का दावा है कि तारीख में पहली बार ऐसी कानून साजी की गई है जिससे बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। अहम बात यह है कि 26 नवंबर को अपोजिशन अरकान के बॉयकॉट के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए बल्दियाती कवानीन को मंजूर करवाया और फिर अगले ही दिन सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मंजूरी के लिए यह कानून उनके दफ्तर भिजवाया, मगर गवर्नर सिंध ने 7 दिसंबर को इस कानून की 10 तरामीम पर एतराज़ात लगाते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और उसे वापस सिंध हुकूमत के हवाले किया। और 11 दिसंबर को सिंध असेंबली ने गवर्नर सिंध की कुछ तजावीज़ को तस्लीम करके नई तरामीम के साथ ये बिल मंजूर करवा लिया। मगर अपोजिशन जमातें मुतमईन नहीं हैं और सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं कि वो इस मामले पर अदालत से रुजू करेंगी। जबकि MQM ने तो आज बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया है कि वो इस मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। क्या मामलात हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत और MQM, दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, MQM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अज़हर हसन साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सबसे पहले ज़ाहिर है जो लिसानी इल्ज़ाम है वो आपकी जमात पर पीपल्स पार्टी लगा रही है और साथ में वो ये कह रहे हैं कि ऐसे इख्तियारात तो पहले थे ही नहीं, हमने तो बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात दिए हैं। जो वाटर बोर्ड है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसका चेयरमैन बना दिया मेयर को, इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहते थे इख्तियार नहीं है, उसका चेयरमैन बना दिया। तो हमने तो बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात दिए हैं, इस वक्त लिसानियत कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया शाहजेब। सबसे पहले तो देखें, लिसानियत की बात मुराद अली शाह साहब के स्टेटमेंट से शुरू हुई थी और लिसानी जमात मेरा ख्याल है हम नहीं है। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि शहरी सिंध के अलावा वो सिर्फ देही सिंध में भी तमाम सिंधियों की एक मुंतखब नुमाइंदा जमात नहीं है। मुराद अली शाह साहब ने जो असेंबली में स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। उस पर उन्हें माजरत करनी चाहिए कि तुम अक़लियत हो और ज़िंदगी भर अक़लियत रहोगे और फैसले तुम्हारे हम करेंगे। अब आइए सवाल के दूसरी तरफ। देखिए, ये मेरे हाथ में लोकल गवर्नमेंट 2001 है, इसके अंदर शेड्यूल ए है, सईद गनी साहब को अच्छी तरह इल्म होगा। उस शेड्यूल ए में 31 डिपार्टमेंट थे जो नेमतुल्लाह साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में डिवॉल्व हुए थे। 31 डिपार्टमेंट, मैं आपको आज शर्त लगा के कह रहा हूं 31 के 31 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट भी लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है। और दूसरी बात देखें, लोकल गवर्नमेंट है क्या? आइन का आर्टिकल 140 से कहता क्या है? माली, सियासी और इंतजामी इख्तियार हो। माली इख्तियार क्या हो? जब ये 31 डिपार्टमेंट आपके पास हो तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकें और टैक्स कलेक्ट करके खुद अपनी मर्जी से शहर के मुताबिक, तहसील के मुताबिक, टाउन के मुताबिक खर्च कर सकें। किसी वज़ीर आला या सेक्रेटरी बल्दियात के मरून मिन्नत ना हो, ये मेयर का काम है या चेयरमैन का काम है। इंतजामी इख्तियार ये है कि आप नौकरियां कर सकें, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकें, अफसरान को प्रमोट कर सकें। पिछले 4 साल में 2 बार KMC ने इश्तिहार दिया नौकरियों के लिए, दोनों बार सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। तीसरा इख्तियार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है कि भाई आखिरकार मैं ये समझने से बाहर हूं कि पॉलिटिकल जब एक गवर्नमेंट बनने जा रही है जो कि 3rd ईयर है, तो सूबाई हुकूमत को ऐसी क्या हवस और लालच है कि वो सारे इख्तियार अपने पास रखे। बाकी ये जो बात कर रहे हैं ना मेयर की, फलाने की, ये सब आई वॉश है। मेन चीज, अगर शाहजेब आपका रिसर्चर, आपका रिसर्च कंटेंट निकालने वाला, वो आपके पास उसकी हायर एंड फायर की अथॉरिटी ना हो तो आप उससे कितना काम ले सकते हैं? ये सब आई वॉश है कि को चेयरमैन बना दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीमेंट हुए, चाइनीज कंपनियां सूबाई हुकूमत की हैं। ये वहां पे चेयरमैन और मेयर करेगा क्या? मशीनरी अब पहले दे चुके हैं एग्रीमेंट कर करके 10-10 साल के लिए, मैन पावर अब पहले दे चुके हैं, तो आखिरकार ये करेगा क्या? और सिंध लोकल गवर्नमेंट 2013 वैसे ही लंगड़ा लूला निजाम है जिसकी हम मुखालफत करते चले आए हैं और हमने 12 मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हमने यही एक हमारी वन लाइनर हमारी एक जिद थी कि आप इख्तियारात को डिवॉल्व करें। लेकिन ये बजाय डिवॉल्व करने के ये लिसानियत की सियासत कर रहे हैं, धमकी की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात की सियासत कर रहे हैं। और आखिरी सेंटेंस में ये कहना चाहता हूं, आज पीपल्स पार्टी तनहा है। पीपल्स पार्टी ANP के पास गई,
वहां से नफी में जवाब आया। जमात इस्लामी ने इनकार किया, फंक्शनल ने इनकार किया, जीडीए ने इनकार किया, तमाम मजहबी जमातों ने इनकार किया। आज पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपनी इस मतलकुल अनानियत, अपनी डिक्टेटरशिप की वजह से तना है। और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इतना दरवाजा खुला रखना चाहिए। ये हर वक्त जिंदगी भर की ना हुकूमत है, ना जिंदगी भर के हालात हैं। सईद गनी साहब, जो आप लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था वो कह रहे हैं लिसानियत तो शुरू हुई और उनकी तकरीर से, जो कि मुराद अली शाह साहब ने की थी। दूसरा, आप वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी अगर मुतनाज़ कानून साजी से आप इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन भी मुतनाज़ होंगे, जब वो ईवीएम की बात करते हैं। मगर आपने खुद ने बुलडोज किया और अपोजिशन की एक नहीं सुनी, वही काम किया जिसकी तनकीद आप मरकज़ी हुकूमत पर करते हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं सिम्बॉलिक है ये कि आपने चेयरमैन बना दिया, इख्तियार कोई दिया नहीं है, सारे इख्तियार अपने पास रख लिए हैं। 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ है कि मरकज से तो आ गए सूबों के पास इख्तियारात, मगर सूबे देने को तैयार नहीं है बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात। मैं शायद एक एक करके जो बात ख्वाजा साहब ने कही उसका जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो अभी जब दूसरी मरतबा गवर्नर साहब की तरफ से बिल वापस आया उस पर जो तरामीम हुई और उस पर उस दिन जो तमाशा हुआ असेंबली में, वो एमक्यूएम नहीं कर रही थी, वो पीटीआई कर रही थी। एमक्यूएम के मेंबर्स उस झगड़े को निपटाने में लगे हुए थे, छुड़ाने में लगे हुए थे, पीटीआई को भी रोक रहे थे। अगर हमारे कुछ लोग को गर्मी दिखा रहे थे तो उनको भी रोक रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन जो बात कही, उस बात को इनको पता है उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये उसको गलत पैराए में ले जाना चाहते हैं, इसलिए कि इनका जो एजेंडा है उसमें उसको फिट करना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि असेंबली के अंदर फैसले वो करेगा जिसकी अक्सरियत होगी और तुम लोग यहाँ अकलियत में हो, तुम फैसले हम पर मुसलत नहीं कर सकते हो। ये बात कही और मैं समझता हूँ कि गलत बात नहीं है, लेकिन बहरहाल तो उसको उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं जी 2001 का कानून, शाहजेब 2001 का कानून बहुत अच्छा था, इसलिए एमक्यूएम ने 2001 में बाइकआउट कर दिया था उसका और उसके बाद 2005 में हिस्सा लिया। 2001 का कानून अगर पंजाब ने बहाल रखा हो, एपी ने बहाल रखा हो, बलोचिस्तान ने बहाल रखा हो, तो फिर ये डिमांड कर सकते हैं कि बाकी सूबों ने रखा है, आपने क्यों खत्म कर दिया। तमाम के तमाम सूबों ने जिस वक्त वो जनरल परवेज मुशर्रफ की कदगन हटी थी, जिससे वो जो शेड्यूल 6 की पाबंदी वाली, उसके बाद सबने खत्म कर दिया था। अब उस कानून के मुताबिक तो जाहिर है हम इनकी ख्वाहिश में तो कानून नहीं बना सकते ना, कानून तो असेंबली की अक्सरियत बनाती है। आप उसमें ये कह सकते हैं कि आज ये इसमें कम है, इसमें ये ज्यादा है। 2001 वाला नहीं हो सकता, इसलिए कि 2001 में जब मुशर्रफ ने वो कानून बनाया था, ना उस वक्त सूबाई असेंबलियां थी, ना उस वक्त सूबाई हुकूमतों से पूछकर बनाया गया था। सूबाई असेंबलियों की मंजूरी के बगैर सूबाई महकमे डिवॉल्व कर दिए गए थे, जो उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर गलत था, लेकिन वो कानून खड़ा नहीं रहा, वो कानून खत्म हो गया। अब जो बात है इनकी कि जी वो इख्तियार नहीं हमारे पास, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसका जो फाइनेंशियल इख्तियार नहीं है, पॉलिटिकल इख्तियार नहीं है। देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि मादर पिदर आजाद ना वफाकी हुकूमत है, मादर पिदर आजाद ना सूबाई हुकूमत है, और ना ही मादर पिदर आजाद लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। हर हुकूमत को दूसरी हुकूमत के कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर रह के उनको काम करना होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आइन के तहत बनती हैं, आइन के तहत उनके इख्तियारात हैं, किसी हद तक उनको आजादी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मगर सईद गनी साहब देखें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो लोकल गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं होगी? शाहजेब मेरी सुने, पहली बात तो यह है कि सूबाई हुकूमत का वफाकी हुकूमत से जो ताल्लुक होता है उसको आप सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के ताल्लुक से नहीं जोड़ सकते हैं। वो आईनी इदारे हैं, आईनी असेंबलियां हैं, आईनी हुकूमतें हैं, जिसका एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है सूबों का और वफाक का। जो महकमे आप बल्दियात की बात करते हैं वो कानून के तहत बनते हैं और उसको किसी न किसी तरह से सूबाई हुकूमत के मातहत काम करना होता है। मगर सईद साहब, हमने दुनिया की मिसालें देखी है ना कि ताकतवर बल्दियाती हुकूमतें अच्छी गवर्नेंस की जामिन बनती हैं, दुनिया की मिसालें, डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें। शाहजेब मेरी सुन, मैं आपकी एक ही बात का जवाब दूंगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि हम आते हैं 2013 पे, ये गलत बयानी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं कि 2013 के कानून में हमने कमी कर दी है। मुझे कोई एक चीज बता दें जिसमें ये कहेंगे इख्तियारात में कमी है, मैं आपको 20 बताता हूं जो हमने इजाफे किए हैं। 10 महकमे हैं, 10 महकमे हैं सूबाई हुकूमत के, पुलिस है, एजुकेशन है, हेल्थ है और बाकी 7 और महकमे हैं, जिसमें हमने इनको जोड़ा है वफाकी सूबाई महकमों के साथ मुंतखब नुमाइंदों को कि वो इनको रिपोर्ट करेंगे और उनकी रिपोर्ट्स पर ही अपनी सिफारिशात, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी प्रपोजल देंगे और उस पर सूबाई महकमे भी पाबंद होंगे कि उस पर मंजरामत करें और जिस इदारे की तरफ से वो आएगी वो भी इसकी जिम्मेदार होंगे। हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है,
प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता है, अपनी कलेक्शन की वो चार्जेस लेते हैं, उसके बाद इनको वापस जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स का इतना पोटेंशियल है कराची शहर में खास तौर पे कि अगर ये सही काम करेंगे, जो हमने कलेक्शन भी इनको दे दी है कि आप खुद कीजिए। ये जो मेयर साहब हर मरतबा मुतालबा करते थे कि सॉलिड वेस्ट का मुझे इख्तियार नहीं है, भाई हमने चेयरमैन उसको बना दिया है। वाटर बोर्ड का ये मुतालबा करते थे, हमने उसको को चेयरमैन बनाया है, इसलिए कि वहां पर सूबाई हुकूमत की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, दीगर इदारों के साथ, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जरूरत है कि जो है मुझे जरा मौका दीजिए ख्वाजा साहब। वो तो कह रहे हैं कि 2001 की एक चीज बताएं जो हमने निकाल दी हो, और वो गिनवा रहे हैं कि बहुत सारी 2013 की, और कह रहे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमने इजाफा कर दिया है 2013। कह रहे हैं ना, एक चीज मैं आपको एक ही चीज बता देता हूँ, वैसे मेरे पास तो बहुत है बताने के लिए। इन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट में सेक्शन 17 के अंदर उसका पार्ट 1 का ए डिलीट कर दिया। वो क्या डिलीट किया, उसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस ले लिए, सारे हॉस्पिटल ले लिए, सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स ले लिए, सारे डिस्पेंसरीज ले ली, लेप्रो सेंटर्स ले लिए, आई हॉस्पिटल ले लिए। एक चीज तो मैंने ये बता दी, दूसरी और बता देता हूं, प्राइमरी स्कूल, सारे प्राइमरी स्कूल इन्होंने ले लिए। अच्छा, अब ये ना कहें तो मुझसे शर्त लगा लें, फिर हम दोनों इस्तीफों पे बात कर लेंगे। दूसरी बात सही करने का, आपकी बात का जवाब दूं, मुशर्रफ साहब में हमने बाइकआउट किया था, हमारी एक वजह थी बाइकआउट की कि भाई वो आमिर थे, वर्दी में थे, हमने हिस्सा नहीं लिया। आपने क्यों हिस्सा लिया भाई? ये नवाज आपने ये नहीं कहा था, आपने ये नहीं कहा था भाई, ये नहीं कहा। पूरी पीपल्स पार्टी कानून बुरा है, इसलिए भाई रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद है। खुदा को माने, इतनी गलतबाजी ना करें टीवी पे बैठ के। आपको मौका दिया है, ख्वाजा साहब ने मौका दिया आपको बोला, फिर आप पूरा टाइम। जी ख्वाजा साहब बोलिए, जी बात कीजिए। पूरी पीपल्स पार्टी ने उछल उछल के 2001 में इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमने तो नहीं लिया। फिर एक बात ये, 18वीं तरमीम का फायदा क्या हुआ? अगर मुझे केपीके और पंजाब और बलूचिस्तान से पूछना है, अगर 18वीं तरमीम में सूबे खुद मुख्तार हैं तो मैं केपीके का लॉ देख के सिंध में आऊंगा, मैं बलूचिस्तान का लॉ देख के आऊंगा। ये भी बात बिल्कुल गलत है। दूसरी अहम तरीन बात, मादर पिदर आजाद। सूबाई हुकूमत तो 18वीं तरमीम जो है मादर पिदर आजाद हो चुकी है 18वीं तरमीम में। और आपने कहा कि आइन के तहत हुकूमत नहीं है, आइन का आर्टिकल 32, आइन का आर्टिकल 98, आइन का आर्टिकल 140 से इस किताब के अंदर है जिसका आपने हलफ लिया है। सूबाई हुकूमत के साथ लोकल गवर्नमेंट, आपके मंशूर उठा के देखिए, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो हाथ का मंशूर अप्रूव हुआ है, उसमें आप लिखते हैं कि 3rd टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट करते हैं। लोकल गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट नहीं है, आपका कोई जेली डिपार्टमेंट नहीं है। ये इटसेल्फ एक मुकम्मल खुद मुख्तार गवर्नमेंट है जिसको आपने लाचार और आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बना के रखा है। साहब, ये आपने अस्पताल भी ले लिए, अब्बासी शहीद हो, कराची मेडिकल एंड डेंटल और दीगर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल, आप वफाक से तो कहते हैं जिला अस्पताल और दीगर अस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत को दे, और जो बल्दियाती हुकूमतों के पास है वो कह रहे हैं आपने वो भी ले लिया है। देखें शाहजेब, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल है केएमसी के, आपको पता है मेरे इलाके का ये स्कूल बड़ा मशहूर हुआ कि वहाँ गधे बंधे हुए हैं, बड़े शोर मचा मीडिया पे। मैं कहता रहा कि भाई वो हमारा स्कूल नहीं है, वो बल्दिया का स्कूल है। हम मांग मांग के थक गए कि स्कूल हमें दें, इसको ठीक करना है, वो देने को तैयार नहीं थे, वहाँ गधे बंधे रहते थे। तो बात ठीक थी वो, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं था। जितने इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, इनके टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। वो मेरे जो मिनिस्टर था रोते था कि मेरे पास की तनख्वाहें नहीं। इसकी जिम्मेदारी है। अगर अब सुन लें, अच्छा अब अगर हम स्कूल और हॉस्पिटल जिनका बुरा हाल है हम अगर दे रहे हैं, मैं मेरी सुन लेना, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जब मुझे शाहजेब खुद कहते थे कि ये कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज NICVD को दे दें, मुझे खुद कहा है कि दे दें इनको। NICVD वाले लेने को इसलिए तैयार नहीं थे कि ओवर स्टाफिंग थी। उन्होंने कहा कि ये हमें जो काम के लोग हैं वो हम ले लेंगे, बाकी घोस्ट एम्प्लॉइज इनके नहीं लेंगे हम। अच्छा, ये खुद दे रहे थे। देखिए इसके पीछे एक सेकंड, शाहजेब हॉस्पिटल्स हैं, अगर इनको हम इम्प्रूव करते हैं, इनके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज लगेंगे, खर्च करेंगे हम, इनसे कोई पैसे नहीं कमाए जाएंगे, इन पे खर्चा होगा। और अगर कराची के लोगों को NICVD के सतह का कोई कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बन जाता है, अगर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल बना देते हैं, अगर और दीगर जो हॉस्पिटल को अच्छा बना देते हैं, तो भाई शहरियों को फायदा होगा ना। हम कौन सा इसमें से फायदा ले लेंगे जो हॉस्पिटल आप हमें दे रहे हैं? कौन से कोई आपने दुनिया के बेहतरीन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल छोड़े जो आप कह रहे हैं हमसे ले लिए? तो भाई वहाँ हाल बुरा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। 7 लाख रुपए में आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस होती है।
वही एनआईसी है ना जहाँ नवेद कमर साहब के भाई प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हाँ ये कोई बुरी बात नहीं है। वही एनआईसी जिसका 9 अरब। मगर ख्वाजा साहब इसमें बुरी बात है क्या? अगर प्रोफेशनल डॉक्टर्स को आप ला रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलिए एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। मगर सईद गनी साहब देखिए, किसी हुकूमत को सूट नहीं करती है बात कि ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही हो, इलेक्शन हो रहे हो और वो इतने मुतनाज़े हो, तो आप साथ क्यों नहीं बैठते ऑपोजिशन के कि जी हम आपके मामला एड्रेस करते हैं? वो जवाब दे रहे हैं, आप भी उनको उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने उसको किया बेहतर, ठीक है ना। अब अगर उसकी बेहतरी पर भी एतराज है कि कानून में बेहतरी आपने क्यों की, तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन असल वजह यह है कि इनको पता है कि कराची में इनकी साख को बुरी तरह नुकसान पहुंच चुका है। इनको लोग वोट नहीं देंगे। इनका हशर कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जो हुआ है वो आपके सामने है। NA 249 में जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। ये खौफजदा है इलेक्शन लड़ने से। ये चाहते हैं कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाएं, तो अदालतों में जाएं, तो फिर मिलके बैठिए ना इनके साथ, ताकि तासुर ना जाए कि आप बुलडोज कर रहे हैं चीजें। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं ये बात बार-बार कहता हूं, हाँ, मगर सईद साहब ये जो इनका नुक्ता है कि फिर दीगर जमातें तो कम से कम आपके साथ खड़ी हो, आप उनके पास गए वो भी नहीं खड़ी। मेरी बात सुने, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सियासी जमातों में एंगेज करें, उनसे बात करें और अच्छी अगर तजावीज़ उसको तस्लीम भी करें। लेकिन MQM ने किया क्या है? ये जो मुराद अली शाह साहब की तकरीर का बहाना कर रहे हैं, उससे 15 दिन पहले से शहर में जो बैनर लगे हैं वो आपने देखे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है, जिसका ये हर वक्त शो मचाते हैं? क्या वो पंजाब नहीं है? ये क्या बात हुई? आप यहाँ मकामी गैर मकामी करके देही और शहरी का वो आप लिसानियत की तरफ बिल्कुल भी नौकरियां क्यों खा रहे हो भाई? मेरे बच्चे मकामी गैर मकामी कौन है पूछे, इनको पहले डिफाइन करेंगे गैर मकामी कौन है। सारे गैर मकामी पूरे पाकिस्तान में कराची में जाली में जेल बना के अगर वालों मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? लिसानियत की तरफ, ज़ाहिर सियासत को लिसानियत की तरफ अगर ना ले जाया जाए तो बेहतर है। शहर को बर्बाद इन्होंने किया लिसानियत की बिना पर। अब हमें ये दर्श देते हैं कि हम शहर को बर्बाद कर रहे हैं। आपको नहीं पता कराची शहर में इन्होंने क्या किया? कराची शहर में आपने कराची को एक अलहदा सूबा तस्वुर रखा है। कराची को आपने अपनी कॉलोनी तस्वुर रखा है। अगर आप दोनों मेरा ओपिनियन मांग ही रहे हैं, तो MQM के माजी की वजह से हमने देखा है कि जो कुछ MQM ने माजी में किया, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन हुई, कराची के हालात बहुत खराब हुए, कराची ने भुगता MQM की वजह से। अगर पीपल्स पार्टी पे मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की 13 साल हुकूमत में कराची को कुछ नहीं मिला, कराची के बुरे हालात हो गए। बाकी मामला से अमन कमेटी का भी मामला है, तो आप दोनों ने से शिकायत कर सकता है कराची, तो इसलिए कराची को कुछ देने के लिए आप दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। कराची को कुछ हो जाए उसके लिए आप बात कर सकते हैं कि कराची को कुछ अच्छा मिल जाए। शाहजेब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। हमने बहुत काम किए होंगे, बहुत सारे काम हमें करने होंगे, लेकिन कम से कम खूनरेजी, दहशतगर्दी, बोरी बंद लाशें, बत्ताखोरी, ये काम हमने नहीं किए हैं। सब पीपल्स पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये अरे खुदा को मानो आजाद भाई, मैं तो MQM की दहशतगर्दी का विक्टिम हूँ। मुझे क्या बताते हैं? मुझे अगवा किया गया भाई, मेरी गाड़ी में गोलियां मारी गई हैं, मुझे काउंसिल में तशद्दुद किया गया और मेरे जैसे हजारों लोग हैं। आज तक लोगों के जिस्मों पे लिखा हुआ है, आपके लोगों ने उसके जिस्मों पे GM आज लिखा हुआ है, लोगों के पीठों पे लिखा है। मगर मुस्तकबिल की ख्वाजा साहब और सईद साहब, मुस्तकबिल के लिए ये जो माजी है, जो कराची जो आप दोनों जो माजी है, वो कराची की सड़कों पर, कराची की गलियों में, कराची की दीवारों में, कराची के नालों पे नजर आता है। जो माजी है डिलीवरी का भी और लॉ एंड ऑर्डर का भी, तो मुस्तकबिल भी वही होना है अगर इस तरीके से लड़ना है आपने, या फिर कराची को एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट मिल जाए। शाहजेब देखिए, शाहजेब मैं कोई मेयर के जाती अकाउंट के लिए मैं तो लाड़काना की भी वकालत कर रहा हूँ, मैं तो नौशेरों की भी वकालत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा। ये हमेशा कराची सेंट्रिक रहते हैं, कराची से खौफजदा रहते हैं। चलो भाई, मुझे एक सीट भी ना मिले, मैं तो बात कर रहा हूँ पूरे सूबे में बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का। अच्छा ख्वाजा साहब, ये कॉन्फिडेंट है कि कराची से हम जीतेंगे? इख्तियारात से हटकर आप इलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंट है ख्वाजा साहब? अभी कैंटोनमेंट इलेक्शन हुए हैं ना, 3 सीटें भाई, 3 सीटें MQM की है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब और ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है जिसे वजीउद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया, जहांगीर तरीन साहब का जवाब आया, उस पर भी एक जवाब आया है। लीगल नोटिस भेजने की बातें कर रही है तहरीक इंसाफ। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ही के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि
कि जहांगीर तरीन इमरान खान के घर के अखराजात पूरे करने के लिए पहले 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, फिर बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना तक पहुंच गई, मगर हुकूमत इन इल्ज़ामात को मज़े का खेज करार दे रही है और कानूनी कार्रवाई का इशारा दे रही है। और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान के साथ मेरे ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल से कतई नज़र सच बोलना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने की जुस्तजू में जो मेरी इस्तात में था वो मैंने किया, मगर मैंने बनी गाला के घर के अखराजात के लिए कभी एक पैसा नहीं दिया। मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन के जवाब पर जस्टिस वजी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि ताल्लुकात से कतई नज़र, ताल्लुकात कौन से ख़राब हैं? शुगर कमीशन रिपोर्ट के बावजूद जहांगीर तरीन का बाल तक भी का नहीं हुआ। ऐसी रकूम कैश की सूरत में दी जाती हैं, ऐसी रकूम की ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, ना खातों में दर्ज की जाती है। जहांगीर तरीन भी और हुकूमत भी जस्टिस वजीउद्दीन के इल्ज़ामात की तरदीद कर रहे हैं। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो आपको दिखाएंगे, मगर सुनिए पहले जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन पर क्या इल्ज़ामात लगाए। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियाँ हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि पार्टी में फंडिंग किया करते थे, बहुत सारे इदारे थे जो पार्टी में फंडिंग किया करते थे। ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया, ये तो बनीगाला चराने के लिए आते थे, घर चराने के लिए आते थे। ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इल्ज़ाम को मज़े का खेज करार दिया था और आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि जस्टिस वजीउद्दीन की पार्टी रुकनियत 2015 में मनसूख कर दी गई थी, पार्टी शायद उन्हें लीगल नोटिस भेजे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिनकी जो मेंबरशिप थी, पूरी पार्टी ने फैसला किया कि उनके साथ नहीं चला जा सकता, तो उन्हें 2015 में उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। वो इंतजार करते रहे पूरा 1 साल, फिर 2016 में उन्होंने इस्तीफा दिया। जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो 30 से 50 लाख देते थे, वो ऑलरेडी आज ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि ये झूठ बोला है। अब जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे। जस्टिस वजीउद्दीन तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं। खुद इमरान खान ने उन्हें 2013 में सदारती उम्मीदवार नामजद किया और उनकी तारीफ भी की। जस्टिस वजीउद्दीन साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे। हमारे जो कैंडिडेट है जस्टिस वजीउद्दीन, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इस रोल के, जिनके कैरेक्टर के ऊपर, जिनके माजी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका एक मिसाली किरदार है, जिन्होंने वो जज थे जिन्होंने जब जनरल मुशर्रफ का पीसीओ आया तो उन्होंने रिज़ाइन किया। ये एक असूली आदमी है और ये वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। मगर 2013 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और वो मुतनाज़ हो गए। इंतखाबात में पैसा चलने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन को तहकीकात की जिम्मेदारी दी और फिर इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी ट्रिब्यूनल ने सिफारिशात में जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खटक समेत 4 पार्टी रहनुमाओं पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस वजी ने बार बार पार्टी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं पर लगाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को रोका, जिन्होंने खुद ट्राइब्यूनल को भी काम नहीं करने दिया। वो कौन लोग हैं? परवेज़ खटक साहब जो आजकल जेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त पार्टी को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं। नादिर लगारी साहब जो यहाँ के सिंध की पीटीआई के सदर रह चुके हैं। और अलीम खान साहब जो लाहौर पीटीआई के सदर रह चुके हैं। इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल के दूसरे रुकन यूसुफ गबोल ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पैसे चलने के सबूत हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया कि मनी वाज एक्सचेंज
जो सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन हुई है और उसके अंदर वो एक बंदे ने आके गवाह दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, पैसे उसने कहा कि मैंने ब्रोकर की थी डील बलोच लीडर्स की, जो आरिफ अलवी और सैफुल्लाह न्याजी ने पहले उनके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो आई आउटबिडेड देम, आई हैड अ ब्लैंक चेक फ्रॉम जहांगीर तरीन टू आउटबिड देम, और ये परवेज खटक शुड विन द जनरल सेक्रेटरीज पोजीशन। तो जब आप आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसे चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसों के साथ वोट खरीदे जा रहे हैं, तो हमने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि लोग पैसे आके दें और ऊपर से क्रीम उठा के ले जाए। जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल ने पार्टी में पैसा चलने का इल्ज़ाम लगाया, तो फिर 2016 में पार्टी के सीनियर रहनुमा शामी कुरैशी ने भी क्या इल्ज़ाम लगाया, देखिए। आज एक अरबपति तबका है जो समझता है कि मैं अपनी दौलत के बलबूते पॉलिसी मरतब करूंगा, पॉलिसी तब्दील करवाऊंगा, SROs बनवाऊंगा, SROs तब्दील करवाऊंगा, और वो अफराद को नजरियात पर अहमियत देता है, उसके पर्सनल एजेंडास हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पर्सनल एजेंडास के लिए नहीं, एक नेशनल एजेंडा के लिए मुरतब की, खड़ी की। जो सियासी तिफ्ल मकतब हैं वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी अदावा, वाह तेरी अदावा। जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल के 2 रुकनी तहकीकाती कमीशन ने सिफारिशात में जिन लोगों पर इल्जाम लगाए उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और फिर इमरान खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही खत्म कर दिया और जस्टिस वजी से ओहदा छोड़ने का कहा। अगस्त 2015 में उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी, जिसके बाद सितंबर 2016 में जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब वो पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते। जस्टिस वजीउद्दीन ने तो पार्टी छोड़ दी, मगर उसके बाद भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो भी मुतनाज़ हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 24 मार्च 2015 को तस्नीम नूरानी को PTI ने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मगर 1 साल के बाद तस्नीम नूरानी ने भी मार्च 2016 में ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इमरान खान ने तस्नीम नूरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तस्नीम नूरानी उनके इख्तियारात यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इख्तियारात भी खुद लेना चाहते थे। पार्टी का ख्याल था कि तस्नीम नूरानी का काम जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना। अब यहाँ क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो राइट मेरा था एज चेयरमैन, जो मुझे जस्टिस वजू ने दिया था जब पार्टी डिसॉल्व की, या जो पॉलिटिकल साइड का था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे से ले लिया। उन्होंने कहा जी हम फैसला करेंगे कैसे इलेक्शन करवाना है। फिर हमारे प्रोग्राम में तस्नीम नूरानी ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि एक ही सीट पर इलेक्शन हो, अगर ऐसा होता तो इमरान खान चेयरमैन बन जाते और वो बाकी ओहदों पर लोग खुद नामजद कर देते और इलेक्शन ही नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन कोई 3-4 हफ्ते पहले जो उनके इर्द गिर्द हजरात थे, उन्होंने मेरा ख्याल है यानी ये कन्विंस कर लिया कि जी सिर्फ एक जो है बंदे की इलेक्शन होगी। अब मेरे साथ 4-5 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। हमें उसमें मसला ये था कि सियासी तौर पे चलिए इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर जो सेंटर पे इलेक्शन है उसमें चेयरमैन तो जो है वो तो इन एनी केस इलेक्टेड हैं, क्योंकि फाउंडर चेयरमैन हैं, उनके तो 99% चांसेस हैं कि वो इलेक्टेड होंगे। वो तो इसका मतलब है कि सेंटर में वो बाकी नॉमिनेट करेंगे तो फिर सेंटर में तो इलेक्शन होगा नहीं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि ये मुनासिब नहीं लगता, आप नीचे वालों का भी एक और वोट करा लें। बहरहाल उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया और हमारी आखिरी मीटिंग जुमेरात को हुई थी और उससे हमें तो यही पैगाम मिला कि भाई टेक इट और लीव इट। ये सब हुआ, मगर बजाय निज़ामात की तहकीकात होती 2016 में इमरान खान ने इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए। साथ ही पार्टी में ये तासुर मजबूत होने लगा और इसके बाद और मजबूत होने लगा कि जिसने भी जहांगीर तरीन के साथ इख्तलाफ किया वो पार्टी से बाहर हो गया। 2016 में भी पार्टी में इख्तलाफात की खबरें सामने आई और ये रिपोर्ट हुआ कि जहांगीर तरीन से इख्तलाफात के बाद PTI के बानी रहनुमा और इमरान खान के तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथ ही सैफुल्लाह नियाज़ी ने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। फिर जहांगीर तरीन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने जहाज़ के जरिए तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। जिसने भी उनसे इख्तलाफ किया या तहकीकात करके रिपोर्ट उनके खिलाफ इमरान खान को दी तो जहांगीर तरीन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि शिकायत करने वाला या तो पार्टी का ना रहा या फिर उसकी पार्टी में और इमरान खान के दिल में पहली वाली जगह नहीं रही। उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा था जहांगीर तरीन पर, उन्होंने ACCP को जुर्माना भी अदा किया था, मगर इमरान खान ने इसका भी दिफा किया और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उनको नाअहल करार दिया गया, उस पर भी जहांगीर तरीन के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने तनकीद की।
ट्रेडिंग पैसे बनाने का एक आसान तरीका है और लोगों का जो स्टॉक मार्केट में तो मुझे ये बताएं कि फिर अदालत ने क्यों नहीं कुछ कहा? जाहिर है उन्होंने वापस कर दिए पैसे, तो उनको फारिग कर दिया ना जी। अदालत ने ये भी कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कमेंट किया उन्होंने कि उनको कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है जो आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग का जिसकी सजा। जहांगीर तरीन का बड़ा वैलिड एक्सप्लेनेशन था और उन्होंने मैंने तो उसके ऊपर तो नहीं निकाला ना, अदालत ने तो ट्रस्ट की इंटरप्रिटेशन पर निकाला है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। सर मसला ये जो आपकी पार्टी का मंशूर कहता है वो सोर्सेज ऑफ कौन शैल बी सिलेक्टेड और नॉमिनेशन एज पार्टी कैंडिडेट्स कौन होंगे जिसके सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर नॉट बेस्ड ऑन करप्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग करप्शन है या नहीं? बट ही देखो क्या उसने उसे फायदा उठाया है? जाहिर है फायदा उठाया सर, दैट्स व्हाट उसे कैसे वापस कर दिए? आप तो वो आर्गुमेंट दे रहे हैं जो अल्लाह जन्नत नसीब करे अमीन फहीम साहब देते थे कि मेरे अकाउंट में 4 करोड़ आया NICL के, मेरा किसी ने अकाउंट पकड़ लिया, मेरे पैसे वापस कर दिया। Will that be the same? Let's not go into it. तरीन साहब की बारी, you don't want to go into it. I know you like him. I know you like him a lot. और वो आपकी पार्टी के बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर ये रियलिटीज और फैक्ट्स हैं केसेस के। अदालत ने इसमें कमेंट किया है। Hold on. मैं देखो मैंने तो सिर्फ जो पढ़ा है सर, जो मैं ऑनेस्टली इसके ऊपर नहीं, मैंने डिटेल अदालत से ज्यादा मैंने सिर्फ पढ़ा था ट्रस्ट के ऊपर, जो जिसके ऊपर उसको निकाला गया उसकी मैंने पूरा पढ़ा और उसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल में माय हम्बल ओपिनियन कि जब तक आपको आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे आपको फायदा हो रहा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो, तब तक मेरे ख्याल में अदालत को लीनियंट व्यू लेना चाहिए। Because people can. But the same thing happened with Panama पर भेजना, Panama पर 2 जजेस ने फैसला दिया। खुदा का वास्ता है, कौन सी दुनिया, नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़े डाकू को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी कोई आम बिजनेसमैन? मैं सिर्फ फैसले को कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं आपको मेरी टेक में पैनामा पे मैं पिछले 1.5 साल से जो मेरी टेक बड़ी क्लियर है पैनामा पर। मसला ये है, मैं चले आपका छोड़ दो। अपोजिशन में ये सब कुछ होता रहा मगर अब सूरत हाल बदल गई है। जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान का ताल्लुक पहले जैसा नहीं रहा है और जब जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने एक्शन लेना शुरू किया तो उन्होंने PTI में ही एक ग्रुप खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि तहकीकात कहाँ तक जाती हैं। हमने इस पर बात करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर उन्होंने कहा कि वो कोई TV प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे आपको बात करें। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आने के बाद आज हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, शरह सूद में 1% का इजाफा किया मगर साथ ही एक बार फिर फॉरवर्ड गाइडेंस दी कि फिलहाल शरह सूद में मजीद इजाफे की जरूरत नजर नहीं आ रही। इसके बाद आज मार्केट्स खुली। स्टॉक मार्केट का आगाज ही मजबूत था और 100 इंडेक्स 1120 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद हुआ मगर रुपए के कदर में बेहतरी नहीं आई और वो इंटरबैंक में 10 पैसे मजीद कम होकर 177 रुपये 98 पैसे पर आ गया। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स और PIBs के रेट्स में भी कमी आई मगर जब आज शाम में टी बिल्स के ऑक्शन के नताइज आए तो बैंक्स ने मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की तनबीह पर ध्यान नहीं दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि पिछले ऑक्शन में मैनिपुलेशन करके बैंक्स ने रेट बढ़ा दिया। स्टेट बैंक ने कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा था कि पिछले ऑक्शन में इतना ज्यादा रेट अनवारंटेड था। साथ ही बताया कि उन्होंने और मुशीर खजाना ने बैंक से बात की है। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि उन्होंने और मुशीर खजाना ने बैंक से बात की है मगर बैंक्स ने आज उनकी एक भी नहीं सुनी और हुकूमत को 3, 6 और 12 माह के लिए वही ज्यादा रेट मिला जो 1 दिसंबर को मिला था और हुकूमत ने टारगेट के मुताबिक पैसे भी नहीं उठाए। 1500 अरब रुपए की मेच्योरिटी थी, 1400 अरब रुपए का टारगेट था मगर हुकूमत सिर्फ 1300 अरब रुपए वो भी 11.5% तक की बुलंद सतह पर उठा पाई। देखिए कल गवर्नर स्टेट बैंक ने हमारे प्रोग्राम में बैंक्स को क्या कहा। एक टी बिल्स का ऑक्शन होना है। मार्केट इस वक्त नज़र आता है कि बाकायदा तौर पर सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही है क्योंकि हुकूमत को बहुत सारे पैसे चाहिए, 6900 अरब रुपए और मार्केट को पता है कि वो आपसे बोरो नहीं कर सकते इस वक्त। तो क्या आप क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में कम से कम कुछ करेंगे जिसकी वजह से बैंक्स को एक मैसेजिंग जाए कि सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल किरदार अदा करेंगे और मैं ये बड़े वाज़े तौर पे पैगाम देना चाहता हूँ और हमने स्टेटमेंट में लिखा भी है कि जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन में जो दिसंबर 1 को हुई, जो इंटरेस्ट रेट बढ़े वो अनवारंटेड था और हमारी तारीख में हमने इस तरह की स्प्रेड या डिफरेंस पॉलिसी रेट और 3 मंथ ट्रेजरी बिल रेट में नहीं देखा। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं तो स्टेट बैंक इसको ऐसे नहीं देखेगा कि ये सिर्फ फाइनेंस डिवीजन की प्रॉब्लम है, हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम है एंड वी विल बी रेडी टू टेक एनी एंड ऑल मेजर्स कि इस किस्म की अनवारंटेड चीज़ें ना हों।
इसके साथ साथ कल स्टेट बैंक ने करंट अकाउंट खसारे का टारगेट जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया, यानी तकरीबन 12 अरब डॉलर कर दिया। मगर 4 माह का खसारा पहले ही 5 अरब डॉलर को तजावुज कर गया है। नवंबर के महीने में 8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड दरामदाद होने के बाद मजीद खदशात हैं कि खसारा 5 माह में ही 7 अरब डॉलर से ऊपर चला जाएगा और पूरे साल में स्टेट बैंक के रिवाइज टारगेट यानी 12 अरब डॉलर से भी ऊपर जाएगा और फिर पूरे साल के लिए 26 अरब डॉलर से जायद का फाइनेंसिंग का इंतजाम करने का सवाल पैदा हो जाएगा। मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने इस उम्मीद का इजहार किया कि करंट अकाउंट खसारा फिलहाल ऊपर रहने के बाद नीचे आएगा। ये उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में बात की। मगर माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने आज अपने आर्टिकल में सवाल से सवाल उठा दिया। उनका ख्याल है कि करंट अकाउंट खसारा स्टेट बैंक के टारगेट के मुताबिक 4% नहीं बल्कि तकरीबन 5.5% तक जाने का खर्चा है, यानी 16 अरब डॉलर तक का जाने का खर्चा है और इसके लिए बैरूनी कर्जों के इंतजाम पर भी उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। इस पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने भी अपना जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर है वो 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। मगर आपने जो आज आर्टिकल लिखा है उसमें आप कह रहे हैं आपको लगता है 5.5% तक जा सकता है, यानी 12 अरब डॉलर की बजाय 15 से 16 अरब डॉलर तक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा हो सकता है। और आपने ये सवाल भी उठा दिया है कि उस सूरत में जो फाइनेंसिंग अरेंज करना है 26 अरब डॉलर से ज़्यादा वो भी एक मसला हो सकता है। तो क्या इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है और वाकई आपको लगता है 5.5% ही होगा? क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक का ख्याल है कि 1-2 माह में ऊपर रहे करंट अकाउंट खसारा मगर उसके बाद नीचे आता नजर आएगा, कमोडिटी की प्राइसेस भी नीचे आएंगी और जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसके भी असरात नजर आएंगे। इस वक्त पिछले महीने नवंबर में जब आपका तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, तो पहले 5 महीने का अगर आप एवरेज ले लें और उसको बाकी साल के लिए प्रोजेक्ट कर दें तो ये 5.5% कम से कम बनता है हमारे जीडीपी का जो तिजारती या करंट अकाउंट डेफिसिट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 4% कहना इस वक्त कुछ ऑप्टिमिज्म की तरफ है ये, और हमें शायद 4% हासिल करने के लिए और इंपोर्ट्स में कोशिश करके कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर और कम करने होंगे आने 6 महीने में। और इसकी वजह से हो सकता है कि प्रेशर और पड़े आपके पॉलिसी के मूव्स में, इसलिए हम ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात हैं वो इस साल पीक पे पहुंच गई हैं, हिस्टोरिकल पीक। 26 अरब डॉलर पे भी ये पीक पे है, इसलिए कि जो पिछले हाईएस्ट लेवल जो था वो 2017-18 में था जब आपका खसारा 19 अरब डॉलर से ज़्यादा था, मगर उस वक्त आपको जो कर्जों की वापसी का अमाउंट था वो बहुत कम था। अब ये 2 चीज़ें मिला लें तो स्टेट बैंक कह रहा है 26 अरब डॉलर, हमारा अंदाज़ा ये है कि 28 से 30 अरब डॉलर तक ये पहुंच सकता है। और इसके नतीजे में अभी तक अंदाज़ा ये है कि आपके पास 11 से 12 अरब डॉलर का पैसा आया है, जिसमें स्टेट आपका सऊदी पैसा भी इंक्लूडेड है। तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट अरेंज करना है अगले 6 महीने में। इस बात से हम परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट बैंक की पूरी कोशिश होगी कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह से मीट हो जाए और रिजर्व्स में कोई कमी ना आए। जो रिजर्व्स हैं ज़ाहिर है वो 20 अरब डॉलर पर गए थे अगस्त में, उसके बाद 16 अरब डॉलर आए, अब सऊदी अरब से पैसे आए हैं। मगर स्टेट बैंक कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट भी है और हमारे रिजर्व्स भी ऊपर हैं। आपको लग रहा है कि रिजर्व्स पर अचानक प्रेशर आ सकता है जिसकी वजह से ज़ाहिर ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है? देखिए इस वक्त जो पोजीशन है कि आपके पास 2 बड़े मकदार के अमाउंट आए हैं। एक तो जो आपका SDR जो आपको IMF ने दिया 2.8 अरब डॉलर, फिर आपके पास जो है वो पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से जो 3.2 अरब डॉलर, माशाल्लाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो आया है। मगर उसके बावजूद आप ये देखिए कि आपके रिजर्व्स जो साल के आगाज में 17 अरब डॉलर से ऊपर थे, अब उनमें कोई खास इतना ज्यादा इजाफा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े अमाउंट्स आपके पास आए हैं, तो स्ट्रक्चरल लिहाज से खसारे में इजाफा
हो रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तवाज़ुन अदायगी जो है वो अगर ये दो बड़े ट्रांजैक्शंस को आप निकाल लें तो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हमें परेशानी है कि कहीं आने वाले दिनों में जब आपको नॉर्मल बेसिस पर पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे तो क्या ये खतरा मौजूद होगा कि आपके रिजर्व्स कुछ कम हो जाएं। सर मुझे साथ में ये बताइएगा कि महंगाई को हुकूमत ने 7 से 9 था, स्टेट बैंक ने अब उसको 9 से 11 कर दिया है, मगर आपको लगता है कि ये 9 से 11 में अपर लिमिट की तरफ ही रहेगी जिससे भी दोबारा शरह सूद बढ़ाने के ऊपर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है स्टेट बैंक और वो पॉजिटिव रखना चाहते हैं रियल इंटरेस्ट रेट को? बात दरअसल ये है कि आपको चीज को नोट करना चाहिए, बहुत जरूरी है कि जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो आपका जो बजट से आप सूद की जो डेट पेमेंट करते हैं उसमें इजाफा हो जाता है और हमारा अंदाजा ये कि ये जो 2.75% आया है उससे आपका सर्विसिंग की कॉस्ट जो है वो 300 अरब कम बढ़ चुकी है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो लिहाजा गैप बढ़ जाने का खतरा मौजूद है आपके बजट के खसारे में। उसके नतीजे में अगर बोरोइंग ज्यादा हुई तो मनी सप्लाई में इजाफा, उसकी वजह से अफरात ज़र में फिर से प्रेशर। इसलिए इस वक्त हालात बहुत ही हैं, बिल्कुल क्लियर कट कोई पैटर्न नहीं आ रहा है और आप यही देखिए कि स्टेट बैंक ने 1 महीने में अपना इन्फ्लेशन सेक्शन 7 से 9 पे चेंज करके उस 9 से 11 पर लेके चले गए हैं 1 महीने में। एक जो उम्मीद है हुकूमत को भी स्टेट बैंक को भी कि जो टफ फाइनेंसिंग के तहत हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है मईशत में उसके तहत हमारी बरामदात बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर रेमिटेंसेस का सहारा है, मगर जैसे ही थोड़ा सा सफ़र खुला, आपने भी जिक्र किया रेमिटेंसेस में डिक्लाइन आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, मगर आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है टर्फ के तहत वो बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स में, या इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा? बात यह है कि एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर इजाफा माशाल्लाह तकरीबन 30%, मगर उसमें जो एक चीज वाज़ेह है कि मिक़दार में इजाफा नहीं हुआ, इजाफा हुआ है कीमतों में। अगर आप कैपेसिटी बढ़ गई थी और आपने नए प्लांट्स लगाए थे टेक्सटाइल के, तो उसके नतीजे में आपकी जो मिक़दार है, वॉल्यूम है, उस इजाफा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और अगर इंटरनेशनल प्राइस लेना शुरू हो जाती हैं तो जो एक्सपोर्ट में वक्त हमें बॉयंसी नजर आ रही है वो कुछ कम हो सकती है। और सब और ज़ाहिर जो कॉमर्स मिनिस्टर वो भी कहते हैं कि 60% जो इजाफा है वो प्राइस का है, 40% क्वांटिटेटिव इजाफा भी हमें नज़र आया है, मगर आने वाले दिनों में क्योंकि अब ये प्लांट्स ऑनलाइन आएंगे जो भी टफ के तहत लगेंगे उससे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, या आपको इतनी उम्मीद नहीं है उसे? देखिए ये इस पे मुनसर है आपका जो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम जो अच्छा प्रोजेक्शन किया गया था उसे थोड़ा कम किया गया पिछले दिनों, और उसमें ओमिक्रॉन का असर जरूर, मगर अभी तक इजाफा हुआ है आपके एक्सपोर्ट्स में, वो कीमतों में हुआ है, वॉल्यूम में नहीं हुआ। और अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई थी, कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो आपके वॉल्यूम में इजाफा भी होना चाहिए था, जो नजर नहीं आया है अभी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे क्या सूरत हाल नजर आती है इस हवाले से बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।